लिपि की जानकारी होने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि लिपि की ज़रूरत क्यों महसूस की गई होगी। ज़रूरत की कहानी शुरू होती है आदम युग से, जब मनुष्य को पहली बार भूख या प्यास लगी होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया जी के चैनल। आज की हमारा टॉपिक है भारत की लिपि और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों ने उसे अपने अनुभव और अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए विवश किया। संयोगवश तब उस समय अपनी भाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी भाषा नहीं थी, ना कुछ लिखने की विधि थी। तब वो अस्तित्व में आना शुरू किया, किंतु वे कुछ कहना चाहते थे, जैसे मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाओ, मुझे भूख लगी है, मेरी भूख मिटाओ। पर उस समय भूख और प्यास जैसे शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जाहिर है कि लोग अपने तीन बातों का सहारा लेने के लिए संकेत का सहारा लिया करते होंगे। सभ्यता के आदिकाल में फिर जन्म हुआ सांकेतिक भाषा का। कालांतर में मनुष्य जान गया कि प्यास पानी से बुझाई जाती है, भूख कंदमूल से मिटाई जाती है, फलों और मांसों से मिटाई जाती है। तो इसी से उत्साहित होकर वो अपने आवश्यकताओं को व्यक्त करने का माध्यम ढूंढने लगे। धीरे धीरे उनमें अपने प्रकृति और परिवेश को जानने की इच्छा जागने लगी, जिसके कारण सांकेतिक बोली बदलने लगे और बोली से भाषा के रूप में धारण होने लगे। आरंभ में वो सिर्फ एक शब्द था, किंतु उनकी सार्थकता थी श्रुति बनने में, कि वह किसी से कहा जाए। समय का चक्र घूमता रहा, इतिहास ने करवट लिया और निरंतर बढ़ती चली गई आबादी के कारण बोली जाने वाली भाषा के साथ साथ लिखी जाने वाली भाषा की आवश्यकता महसूस हुई और इसी से हुआ जन्म लिपि का। मतलब आप समझ गए होंगे कि भाषा को अंकित या टंकित या लिखित रूप से तैयार करने की विधि को ही लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू भाषा को अरबी या फारसी लिपि में लिखी जाती है। हमें सबसे पुराने लिपि के संकेत सुमेरी लिपि में मिलते हैं। इसका काल 3000 साल ईसा पूर्व है। कालांतर में कुछ लिपियां अस्तित्व में आई, जैसे चीन वर्ग के चित्रमूलक शब्द लिपियां, अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होने वाली रोमन वर्ग की ध्वनि मूलक वर्ण लिपियां, अरबी वर्ग के दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली ध्वनि मूलक शब्द लिपियां और ब्राह्मी वर्ग की ध्वनि मूलक अक्षर लिपियां। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हमारे भूखंड में किया जाने लगा। सभ्यता का रथ इतिहास के रास्ते में आगे बढ़ता चला गया, विकास के नए पड़ाव पड़ने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि दो शैलियों में विकसित हो गई, एक उत्तरी शैली और दूसरी दक्षिणी शैली। लिपियों के इतिहास के बारे में अभी आपको बताएं कि सबसे पहले चित्र बनाकर वे अपने अनुभव को व्यक्त करते थे। फिर लिपि का विकास हुआ तो प्रतीक लिपि आई, फिर उसके बाद भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि का विकास हुआ। ध्वनि लिपि को दो भागों में बांटा गया, अक्षरात्मक लिपि और वर्ण लिपि। अक्षरात्मक लिपि जो होती है वो अक्षरों को जोड़कर बनती है और वर्णात्मक लिपि वो लिपि होती है जो वर्णों को जोड़कर बनती है। जैसे कि भारतीय लिपियाँ अक्षरात्मक लिपियाँ के अंतर्गत आती है और रोमन लिपियाँ वर्णात्मक लिपियाँ के अंदर आती है। पर हमारे प्राचीन काल में केवल दो लिपियाँ देखने को मिले हैं, जो हड़प्पा लिपि कहलाती है, जिसे हम सिंधकालीन लिपियाँ भी बोलते हैं, जिसे चित्र लिपि भी बोला जाता है, जिसे पढ़ा तो नहीं गया, पर इसके बारे में जानकारी हमें उन्हीं चीज़ों से मिलती है जो सभ्यता से खोज पे मिली है। पुस्तक ललित पुस्तक पे जो बौद्ध से संबंधित पुस्तक है,
इनमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। ऐसा नहीं है कि लिपियाँ 2 या 3 हैं, लिपियाँ तो बहुत सारी है। उनमें से समय के साथ साथ किसी का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हो पाया। जैसे खरोष्ठी लिपि जो हमें पश्चिम उत्तर भारत में देखने को मिलती है, अर्थात पंजाब क्षेत्र के अंदर शहबाजगढ़ी, इसके अलावा मानसेरा में भी देखने को मिले हैं। ये दोनों अशोक के शिलालेख में देखने को मिले हैं। इस लिपि की विशेषता ये है कि इसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। वैसे ही देवनागरी लिपि के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, तब आके हमें ये देवनागरी दिखाई देती है। अर्थात 10वीं शताब्दी में लिपि आते आते देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि को जानने के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण हैं, जैसे कि बस्ती जिले में पिपराला के स्तूप तथा अजमेर जिले के बढ़ली गांव में इसके नमूने प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि। इसमें से हम आते हैं उत्तर ब्राह्मी लिपि में, जो 5वीं और 4वीं शताब्दी में धीरे धीरे बदलकर गुप्त लिपि के नाम से प्रचलित हो गई। गुप्त लिपि का विकास और हुआ तो इसका नाम विकसित होकर सिद्ध मातृका लिपि के नाम से पड़ा। कई जगह पर इस लिपि को कुटिल लिपि भी कहा गया है। फिर कुटिल लिपि का सिद्ध मातृका लिपि 2 भागों में विकसित हो गई, एक शारदा लिपि और दूसरी प्राचीन नागरी लिपि। शारदा लिपि जो भारत के उत्तरी भाग कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है, और दूसरी प्राचीन नागरी लिपि जो धीरे धीरे विकसित होकर नागरी के नाम से जानी गई, अर्थात देवनागरी। सन 1967 में बिहार तथा सन 1900 में उत्तर प्रदेश कोर्ट में देवनागरी के इस्तेमाल का मान्यता मिला। लिपि के बारे में जानकर कैसा लगा दोस्तों? आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को यहाँ मिला होगा। तो ऐसे ही अच्छे से अच्छे टॉपिक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में और नॉलेज को बढ़ाने के लिए।